हेलो एवरीवन, सो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. नाउ इट्स टाइम फॉर द पार्ट 2. पार्ट 2 में आई विल बी कवरिंग रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. अच्छा, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ज़्यादा नहीं है. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. ओके, सो इन दिस वीडियो विल मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बाकी क्वेश्चन के लिए जल्दी ही मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी. ओके, सो पहले पार्ट 1 देख के आओ एंड देन वॉच पार्ट 2 एंड द चैप्टर्स वी विल बी डन. अभी हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे वो है रीवैल्यूएशन का. ठीक है, रीवैल्यूएशन को आप एक सिंपल तरीके से समझिए. जब भी आप कोई असेट्स लेते हैं या जब भी आप कोई लाइबिलिटी लेते हैं, क्या उसका ड्यूरिंग द ईयर, साल, 2 साल, 4 साल तक उसकी वैल्यू सेम रहती है? नहीं. जस्ट इमेजिन ए और बी पार्टनर है और वो लोग सी को एडमिट कर रहे हैं एंड सी पूछते हैं कि भाई तुम्हारी कंपनी की वैल्यू क्या है. अगर मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तब की वैल्यू बताऊं कि नहीं भाई हमने 50,000 का एसी खरीदा था, अभी तो हमारी एसी 50,000 की है, तो क्या हम उसको करेक्ट वैल्यूएशन दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट की? नहीं. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी पीएसआर चेंज हो या जब भी कोई पार्टनर एडमिट हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो तो हम उनके असेट्स को रिवैल्यू करते हैं. पहले बता रही हूँ, ये चैप्टर इतना मार्क्स का नहीं आता है, बट ये जो चैप्टर के अंदर जितने भी कंटेंट्स है ये आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, सो रीवैल्यूएशन कैसे निकलता है? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है गिविंग असेट्स एंड लायबिलिटी देयर रियल वैल्यू. अगर आज मैं आईफोन लेती हूँ 1,50,000 का और मैं अगले साल भी बोलूँ कि मेरे पास 1.5 लाख आईफोन है, उसके अगले साल बोलूँ 1.5 लाख आईफोन है, सो इज इट ट्रू? क्या ये सही वैल्यूएशन है? नहीं. तो हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग अच्छे से. सबसे पहले आपको बस एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे होता है डेबिट और यहाँ पे होता है क्रेडिट. राइट. अब आपको क्या समझना है कि अगर आप डी से डेबिट और डी से डिक्रीज, क्या बोला मैंने? डी से डेबिट और डी से डिक्रीज. डिक्रीज इन एसेट्स, उसका अपोजिट इंक्रीज इन एसेट्स. उसके बाद इंक्रीज इन लायबिलिटी, उसका अपोजिट डिक्रीज इन लायबिलिटी. तो अगर आप सिर्फ एक ही याद करते हैं, डी से डेबिट और डी से डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज तो यहाँ डिक्रीज इन लायबिलिटी, यहाँ डिक्रीज इन लायबिलिटी तो यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी. क्लियर है यहाँ तक? अब आप समझो कि अगर कोई चीज लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो कौन से किस तरफ जाती है? डेबिट साइड. वहीं अगर मैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात करूं, मतलब पहले लायबिलिटी नहीं थी क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड थी, हमें पता नहीं था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बट अगर अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज. तो अल्टीमेटली दिमाग लगाओगे तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी तुम्हारे एक तरीके से इंक्रीज इन लायबिलिटी ही होती है, इसलिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी डेबिट, इंक्रीज लायबिलिटी डेबिट. और वैसे ही इंक्रीज इन असेट्स यहाँ है तो अनरिकॉर्डेड असेट्स यहाँ आएगा. क्लियर है? अब आपको फोकस करना है इन पे. दो और ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं. अब मान लेते हैं अगर अंबानी अपनी कोई कंपनी बेच रहा है तो उसकी करेक्ट वैल्यूएशन निकालने के लिए क्या वो खुद मार्केट में निकलेगा? नहीं. ऑफ कोर्स ही हायर समवन जो रिवैल्यूएशन का सारा अमाउंट निकाल के दे, सारे असेट्स लायबिलिटी को करेक्टली रीवैल्यू करके हमें दे. तो अगर कोई भी पार्टनर हमको रीवैल्यू करके देता है तो कोई भी रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस हो, चाहे पार्टनर हो चाहे किसी अदर इंसान को अपन रखें, तो वो कैश और बैंक के अंदर आ जाता है. और अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन देंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आ जाएगा. क्लियर है? एक बार गो थ्रू करते हैं फटाक से. डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी. क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी है इसलिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स. उसके अलावा रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हुआ तो टू कैश यहाँ पे या टू बैंक, और अगर किसी पार्टनर को हम कोई अमाउंट दे तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आ जाएगा. अब जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, इसके बाद आपका निकलेगा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस. अगर इस तरफ कम है, अच्छे से सुनना, अगर इस तरफ कम है तो प्रॉफिट और अगर इस तरफ कम है तो लॉस. क्लियर है? सो देखो क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो ऑल द गेन्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल द लॉस आर डेबिटेड. अब आप बोलोगे मैम आपने बोला गेन क्रेडिटेड है बट यहाँ पे तो गेन डेबिट है. मैं रिवैल्यूएशन के पीओवी से नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो पार्टनर के क्रेडिट में बढ़ जाएगा और अगर लॉस होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ जाएगा. ये मैं बता रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल के पीओवी से. रिवैल्यूएशन में याद रखना प्रॉफिट यहाँ आता है और लॉस यहाँ आता है. क्लियर है सबको? चलो एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना. सो देखो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा हम सबको पता है कि भाई फॉर्मेट कैसे बनेगा. ये हमारा ये ओके हम सबको पता है ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड.
चलो क्वेश्चन बोल रहे हैं अमित सुमित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, अ न्यू पार्टनर रवि इज एडमिटेड 1 अप्रैल 2022 को फॉर 1/5। देखो ये वाला क्वेश्चन एडमिशन का है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्योंकि कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हम लोग ये वाले पार्ट को भी वैसे भी काम का है नहीं चेंज इन पीएसआर में। अब आपको मेन फोकस क्या करना है कि अपने पास ये जो डेटाज अवेलेबल है और जो हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट अवेलेबल है, क्लियर है। अब देखो मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 4000 एंड फर्नीचर बाय 2500 2500। समझो अगर मैंने बोला मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 5000 और मशीनरी डेप्रिशिएटेड टू 5000, दोनों में डिफरेंस है। बाय 5000 का मतलब होता है 5000 से कम हो गई, कम हुई है 5000 से प्योरली, उसके बाद जो अभी उसकी करंट वैल्यू वो हमें पता नहीं है। बट अगर मैं बोलती हूँ कि मशीनरी रिड्यूस्ड टू 5000, इसका मतलब है कि अब उसकी करंट वैल्यू जो है 5000 आ गई है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वो कितने से कम हुई। अब सुनना अच्छे से, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 4000, 4000 से वो कम हो गई। मशीनरी क्या होता है अपने आप से, सिर्फ आपको दो क्वेश्चन पूछना है। आई ऑलवेज से आस्क योरसेल्फ टू क्वेश्चंस, फर्स्ट वो असेट से लायबिलिटी और दूसरा वो इंक्रीज है या डिक्रीज। सबसे पहले हम बात करें मशीनरी की, तो मशीन असेट्स होता है कि लायबिलिटी असेट्स होता है, और रिड्यूस डेप्रिशिएट हो रहा है तो डिक्रीज इन असेट्स यहाँ पे आता है। तो आप यहाँ पे लिख लो मशीनरी कितने रुपए से 4000, क्लियर है। सिमिलरली फर्नीचर भी रिड्यूस हो रहा है 2500 से, फर्नीचर भी हमारा यहाँ आ जाएगा कितने से 2500 से, ठीक है। वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शेल बी अप टू 5% ऑन डेटर्स। अब आप प्लीज अच्छे से समझो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग के लिए एक तरीके की लायबिलिटी होती है। मतलब क्या होता है इसका, आपके जो डेट्स है जो आपने किसी को उधार दिए हैं वो डाउटफुल है, वो आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, और आप इतना नुकसान कवर कैसे करोगे एक साथ में। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन समझो एक तरीके का गुल्लक हम बना रहे हैं ना, तो वो कितना होना चाहिए 5% ऑन डेटर्स। अब आप बहुत लोग ये वाली डेटर लेते हैं, ये वाली गलती आप नहीं करेंगे। आपको कौन सा डेटर लेना है, ये 40,000 का डेटर है, 40,000 का 5% कितना होता है 2000, इतना हमको प्रोविजन बनाना है। ठीक है मैम, 2000 रुपए का हम प्रोविजन बना लेंगे। बट आप ध्यान रखो ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बना हुआ है बेटा, ऑलरेडी प्रोविजन 1000 रुपए का बना हुआ है। जब ऑलरेडी 1000 का प्रोविजन बना हुआ है तो अब हम सिर्फ और सिर्फ कितना क्रिएट करेंगे। जस्ट इमेजिन आप कोई क्लासेस जा रहे हो, आपके क्लासेस में आपका मान लेते हैं 10,000 आपकी फीस है, जिसमें से आपने 5,000 दे दिया, तो अब जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तो आप 10 दोगे या 5,000 दोगे, है ना। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि आपका 2000 का आपको मेंटेन करना था, जिसमें 1000 ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी आएगा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डीडी मैं लिखती हूँ यूजुअली, और मैं सिर्फ 1000 क्रिएट करूंगी। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता ना ये वाला 1000, तो मैं यहाँ पे 2000 लिखती। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं 2000 लिखती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये भी हो गया प्रोविजन फॉर डीडी। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ गई है। अब जो चीज बढ़ गई है, आपसे दो क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। पहला, लैंड जो हमारा होता है वो लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है कि लाइबिलिटी है, असेट्स है, एंड एप्रिशिएट हो रहा है तो इंक्रीज इन असेट्स यहाँ पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, क्लियर है। और कितना बोल रहे हैं, एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने का था, 1,47,000 का था, और अब कितना हो गया है 29,200, कितने से बढ़ गया 29,200 से, क्लियर है। ओके चलो, नेक्स्ट वी हैव इज लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज स्टॉक इज वैल्यूड एट 46,000। अब समझो, स्टॉक इज वैल्यूड एट 46,000 मतलब अब स्टॉक की वैल्यू 46,000 हो गई है। अब क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 46,000 हो गई है और हमको कंपेयर करना है कि स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी 40,000, पहले 40,000 थी, अब 7,000 से बढ़ गई है, सॉरी कम नहीं हुई है। पहले 40,000 थी, अब 7,000 से बढ़ गई है, मतलब ये इंक्रीज इन एसेट्स है। और क्योंकि ये इंक्रीज इन एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स होता है, तो हमारा स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा 7,000, क्लियर है। ओके ये भी हो गया अपना।
नेक्स्ट, स्टॉक इज वैल्यूड एट 46,000। अब आप समझो, स्टॉक इज वैल्यूड एट 46,000 मतलब अब उसकी वैल्यू 46,000 हो चुकी है, जबकि स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी, 40,000 रुपीज। अब देखो स्टॉक पहले कितना था, 40,000 रुपीज का, अब उसकी वैल्यू हो गई है 46,000 रुपीज, मतलब उसकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, स्टॉक 6,000 रुपीज से बढ़ रहा है। क्लियर है, तो हमने स्टॉक भी देख लिया। अच्छा ये छूट गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब बढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको, अपने आप से दो क्वेश्चन पूछना है, पहला वो असेट्स है कि लायबिलिटी, और इंक्रीज है या डिक्रीज। लैंड एंड बिल्डिंग आपके होते हैं असेट्स, क्लियर है, और एप्रिशिएट मतलब बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा 20% मतलब 14,700 का, 1,47,000 रुपीज, 1,47,000 रुपीज का 20%। ठीक है, तो 1,47,000 का 20% कितना होता है, 28,400। ठीक है, कितना हो जाएगा, 29,400, सॉरी 29,400। क्लियर है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000। देखो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है असेट्स, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स, और असेट्स अनरिकॉर्डेड है, वो किस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 4,000। क्लियर है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा, द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 वॉज ओमिटेड फ्रॉम बिंग रिकॉर्डेड। ओमिटेड मतलब हम वो लिखना ही भूल गए, तो ये भैया हमको कितना देना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल देना है, पैसे देने हैं, मतलब ये एक तरीके की लाइबिलिटी है, और अगर लाइबिलिटी देनी बाकी है, अनरिकॉर्डेड है, तो वो यहाँ जाएगा अनरिकॉर्डेड, या फिर लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा, 4,000 रुपीज। सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, बहुत ही बेकार बन रही है, नेक्स्ट में आई ट्राई कि अच्छे से बने। नेक्स्ट वे इज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 शेल बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। सो बेसिकली हमें एक इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हमारे एक असेट्स ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज। क्लियर है, अब जब आपने ये सारे एडजस्टमेंट्स लिख लिया, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, बहुत ही ज्यादा मैसी हो रहा है। ठीक है, तो अगर अब हमने सारी चीजें लिख ली, अगर अब हमने सारी चीजें, हमने सारे पॉइंट्स अगर लिख लिए हैं, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको दोनों साइड का बैलेंस निकालना है, और जिससे हमारा हाथ पे पता चलेगा कि प्रॉफिट आया है या लॉस। तो जब मैं इस साइड के टोटल को इस साइड से टोटल करती हूँ, तो अपना मतलब मेरे को तो डायरेक्ट आंसर आई नो, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट। क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट आएगा, कितने, कौन कौन पार्टनर्स हैं, अमित और सुमित पार्टनर्स हैं, फिलहाल वो इक्वल पार्टनर है, तो 15,950 और 15,950 इनका ये गेन है। ध्यान रखना, अगर इस तरफ आए तो प्रॉफिट और उस तरफ आए तो लॉस। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट अब चैप्टर देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब समझो, हमने बनाना है असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन, बट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, असेट लायबिलिटी की वैल्यू निकालनी है बट रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, तो क्या करना है, आपको करना है जर्नल एंट्री। क्या करना है आपको, जर्नल एंट्री। अब ध्यान देते हैं जर्नल एंट्री। देखो मैं ना एकदम लॉजिक बता दे रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं, भले इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, बट मैं आपको ये बताती हूँ कि अपन जो ये कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा इजी क्या लगता है। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या हम सबको पता है कि यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, यहाँ पे डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कैश और बैंक, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड असेट्स। ठीक है, देखो एक चीट कोड है, लॉजिक नहीं लगाओ, सिंपल सा रटना है। तो आपको क्या करना है, जितनी चीजें डेबिट हो रही हैं, जितनी चीजें डेबिट हो रही हैं उनको कर दो क्रेडिट, और अपोजिट में लिख दो रिवैल्यूएशन अकाउंट।
क्या बोला मैंने, जितनी चीजें डेबिट हो रही हैं उनको कर दो क्रेडिट और अपोजिट में लिख दो रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे अगर यहाँ पे असेट्स है, लाइबिलिटी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना। और जितनी चीजें क्रेडिट हो रही है ना, जैसे आपको क्या क्या इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इन सब ये जो क्रेडिट हो रहा है उनको आप डाल दो डेबिट में। जैसे इंक्रीज इन एसेट्स है तो असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। ये सिंपल सा ऐसा ही है कि आप डेबिट वाली चीज को क्रेडिट कर दो और अपोजिट में लिख दो रिवैल्यूएशन। ये उन बच्चों के लिए जिनको बस पढ़ना है। लेकिन हाँ, उन जिन बच्चों को लॉजिक के साथ पढ़ना है कि मैम ये क्या होता है, तो ये देखो, जब भी आपके रिवैल्यूएशन का मैं सारा आपको एंट्री बता रही हूँ, जब भी आपके इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब अगर आपके असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। साइड ही साइड आप लिखते भी जाना, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अगर आपके असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, असेट्स टू रिवैल्यूएशन, तो ये अपोजिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन टू असेट्स। असेट्स की जगह में आप उस असेट्स का नाम लिखेंगे, मशीनरी है कि फर्नीचर है कि क्या है, क्लियर है। वैसे ही आपका ये हो जाएगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और वहीं अगर डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। नरेशंस आप सबको पता है 11th में, हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता। अब देखो, आप बोलोगे कि मैम ये दोनों को कनेक्ट करके बताओ, मैं वो भी बता देती हूँ। डिक्रीज इन असेट्स, मैंने क्या बोला, जो डेबिट हो रहा है उसको टू असेट्स करके क्रेडिट कर दो और अपोजिट पे लिख दो रिवैल्यूएशन। यही सिखाया, जो डेबिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्या यहाँ पे भी डिक्रीज इन असेट्स रिवैल्यूएशन टू असेट्स है? क्या यहाँ पे भी एंट्री रिवैल्यूएशन टू असेट्स है? समझ गए? अब आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। डेबिट वाले को क्रेडिट में लिख के अपोजिट में रिवैल्यूएशन, और क्रेडिट वाले को डेबिट में लिख के अपोजिट में रिवैल्यूएशन। उसके बाद जैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स हुआ तो ये अनरिकॉर्डेड असेट्स टू रिवैल्यूएशन, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुई तो रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर आपका रिवैल्यूएशन का लॉस होता ना तो आप क्या कर देते, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, अगर आपका क्या होता लॉस, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका इफ यू वांट। ओके, चलो अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, बहुत बार क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन बनाना है बट रिवैल्यूएशन की बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल नहीं है, और पार्टनर्स भी कंपनी में बोलते हैं कि भाई हमें अपना जो भी रिवैल्यूएशन है ना वो रिकॉर्ड फिलहाल नहीं करना है, लेकिन हमें रिविजन चाहिए कि क्या चल रहा है। व्हेन revised value of assets and liability are not to be recorded in the books, अगर हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका आ सकता है। इंक्रीज इन असेट्स एड, डिक्रीज इन लायबिलिटी एड, इंक्रीज इन लायबिलिटी लेस, वही डिक्रीज इन लायबिलिटी लेस, मतलब वहां जो डेबिट था उसको ऐड कर दो, वहां जो क्रेडिट साइड था रिवैल्यूएशन में उसको लेस कर दो। क्लियर है? अब क्या है, सिंपल। स्टेप 2 क्या करना है आपको, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना है, वो तो हमको पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड के थ्रू निकाल लेंगे। स्टेप 3 आपका क्या है, या देखो जो भी इसका आंसर आएगा ना, जो भी स्टेप 1 का आंसर आएगा और जो भी स्टेप 2 का आंसर आएगा, ये रहा स्टेप 1 का जो नेट इफेक्ट आएगा इनटू गेन, या फिर जो भी नेट इफेक्ट आएगा उस इनटू सेक्रीफाइस, मतलब स्टेप 1 इनटू स्टेप 2 करोगे तो आपका यहाँ पे बेस आंसर आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है, अगर आपकी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट निकला, पॉजिटिव आंसर निकला, तो आपकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब गेनिंग पार्टनर देगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे रिसीव करेगा। बट वहीं अगर लॉस आता है, कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस और रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट। अच्छा, एक मैं आपको ये भी बता दूं, कैपिटल और करंट में बहुत सारे बच्चे पता नहीं होता कि मैम व्हाट इज एज कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट इज एज करंट अकाउंट। तो देखो, अगर आप तुरंत ही पैसा दे रहे हो, जैसे ए को बी को पैसा देना है, ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट तुरंत दे रहे हैं तो एज कैपिटल अकाउंट तो बी कैपिटल अकाउंट, मतलब समझो कि अगर बी रिसीव कर रहा है ना, और ए दे रहा है, जो भी अगर तुरंत पैसा दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट लिख दो, और अगर अभी नहीं बाद में पैसा देगा, व्हाट आई सेड, अभी नहीं दे रहा है ए, बाद में पैसा देगा, तो ए का करंट अकाउंट डाल देना। क्लियर है? तुरंत पैसा दे तो कैपिटल और बाद में पैसा देगा तो करंट। अब प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना,
मैं वापस एक बार स्टेप कैलकुलेट बता रही हूँ क्या क्या करना है। स्टेप 1 आपको कैलकुलेट करना है कि आपको असेट्स प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मतलब आपको नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बता दिया ये चीजें प्लस होगी और ये चीजें माइनस। स्टेप 2 में आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना है। स्टेप 3 में आपको 1 का जो आंसर है 2 के आंसर से इनटू करना है, तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा क्या क्या प्रॉफिट है। और फिर फोर्थ में आपको जर्नल एंट्री करनी है। क्लियर है? चलो एक सेकेंड का पॉज लेके अपन आप सीधा क्वेश्चन चालू करेंगे। ओके सो ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है राम श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सेकेंड चीज जो वो बोल रहा है, एक सेकेंड, ओके सो सेकेंड चीज जो वो बोल रहा है वो है द पार्टनर एग्रीड दैट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 1 जनवरी, ध्यान रखना, दे विल एडमिट राधा एज अ न्यू पार्टनर और उनका न्यू रेशियो जाएगा 4:4:1। They also decided not to record the net effect of revaluation in the books of the firm and make the adjustment directly through capital account। तो वो बोल रहे कि भाई हम रिवैल्यूएशन का नहीं बनाना, हमें सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कौन कितना लाएगा कौन कितना लेके जाएगा। अब ये है हमारा क्वेश्चन, इनके वैल्यूज हमको देखने हैं, रिवाइज वैल्यू भी दिया है और बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है वो। ये ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पे ऐसे इसलिए छोटा सा लिख दिया है सो दैट आपको याद रहे। इंक्रीज इन एसेट्स एड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एड, इंक्रीज इन लाइबिलिटी लेस और डिक्रीज इन एसेट्स लेस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बेटा हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ना सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, स्टेप 1 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो स्टेप 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने ये ले लिया, हमारे यहाँ पे अमाउंट्स आ गए और यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई। क्लियर है? चलो सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक असेट्स है कि लाइबिलिटी? असेट्स है। और वो हो क्या रहा है, पहले उसकी वैल्यू थी 90,000 रुपीज, पहले उसकी वैल्यू थी 90,000 रुपीज और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 72,000 रुपीज। कितने रुपए से कम हो रहा है? 18,000 रुपए से। 18,000 रुपीज से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले स्टॉक आ जाएगा कितने, 18,000। अच्छा, जब ये असेट्स है और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जब डिक्रीज होता है तो वो किस में आ जाता है, नेगेटिव में। क्लियर है? चलो सेकेंड चीज है क्रिएशन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था बट अब एग्जिस्ट करता है 750 रुपीज से, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर डी। कितना रुपए दिया हुआ है 750, तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा 750 क्योंकि इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर पहले था 15,000 का और अब उसकी वैल्यू हो गई है 12,000 रुपए। 3,000 रुपए से फर्नीचर डिक्रीज हो गया और जब फर्नीचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, लेस होता है। कितने रुपए से, 3,000 रुपए से, तो आ जाएगा फर्नीचर 3,000 रुपीज से लेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट, प्लांट भी एसेट्स होता है, पहले 1,00,000 का था और अब उसके लिए 85,000 मतलब 15,000 से वो भी लेस हो गया, ये भी एसेट्स है और इसकी वैल्यू कम हो गई प्लांट की। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग, पहले 1,50,000 का था अब 175 हो गया, मतलब ये 25,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग। और क्योंकि ये 25,000 से बढ़ गई है तो 25,000 आ जाएगा प्लस में। क्लियर है? ओके सो नेक्स्ट भी है दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है और पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी अब हो गई है, मतलब ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो यहाँ पे चला जाएगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। कितना अमाउंट दिया हुआ है 1750, ये भी अपना क्या चला जाएगा, नेगेटिव में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जो जो चीजें माइनस हो रही है और जो जो चीजें प्लस हो रही है उसका अमाउंट निकालना है। तो इसका हमारा आंसर आएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना आएगा जब आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर वुड बी 13,500। क्लियर है? स्टेप 1 का आंसर आ गया। स्टेप 2 बोलता है कि भाई अब हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। मैं चेंजेस करना चाहूंगी यहाँ पे कि हम ये मान के चल रहे हैं राम श्याम और राधा 3 पार्टनर्स हैं, उसको एक बार इग्नोर करो। उनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1 का और उनका जो न्यू रेशियो है वो है 4:4:1 का। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब फोकस करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कैसे निकालते हैं। लिखो राम श्याम और राधा। राम
कितना, ये 3/6 है, ठीक है, 3/6, श्याम 2/6 और राधा 1/6। और नेक्स्ट वी हैव इज इनका न्यू रेशियो दैट इज 4/9, 4/9 एंड 4/9। क्लियर है। अब आई होप आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको सेक्रीफाइसिंग और अपना गेनिंग का आंसर निकालना आता है, बट अगर आपसे वो नहीं भी बन रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका होगा -1/18। क्लियर है। इसका होगा -2/18, उसका होगा 1/18, इसका -2/18 और इसका होगा 1/18। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई अगर हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करा है तो जो हमारा पॉजिटिव में आंसर आया ये है सेक्रीफाइसिंग, ये है सेक्रीफाइसिंग और ये है गेनिंग। ठीक है, स्टेप 2 का आंसर आ गया पक्का। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हमारा स्टेप 3 है, स्टेप 3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी उनका अमाउंट आएगा उसको स्टेप 3 और स्टेप 2 का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब देखो स्टेप 2 का आंसर, अच्छा ये नेगेटिव है ना, ऑफ कोर्स इट्स ना नेगेटिव, तो आपको ध्यान देना है 13,500 का राम को मिलेगा 1/18। ठीक है, वैसे ही 13,500 का 2/18 मिलेगा श्याम को, और राधा को मिलेगा, राधा को हो जाएगा 1/18। क्लियर है। किसका, जो भी हमारा आंसर 13,500 आया था, तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी 750 रुपीज, 750 रुपीज, 750 हो जाएगा इसका राम का, श्याम का हो जाएगा 1500 और राधा का हो जाएगा 750। और हमको अच्छे से याद है कि हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी एंट्री हो जाएगी। सेक्रीफाइसिंग कौन कौन कर रहा है, जैसे ये राम, ये राधा और ये 2 श्याम। अब आपको ये ध्यान देना है 750, 750 और 1500। यूजुअली हम क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग, बट ये हमारा आंसर किस में है, लॉस में, मतलब हमें रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट होता तो एंट्री होती गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बट क्योंकि हमें लॉस हुआ है तो हमारी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले इस पोजीशन से आपको अपना रिवैल्यूएशन निकालना है, फिर आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालनी है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा उसकी उनको जर्नल एंट्री कर देनी है। क्लियर है। चलो लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल हमको पढ़ना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल हम क्यों बनाते हैं, जो भी पार्टनर लेके जाएगा, जो भी अमाउंट पार्टनर देके जाएगा वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सो अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनते हैं, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या बोला मैंने, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फटाफट देखना। सबसे पहले आप यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब जो भी बैलेंस शीट के अंदर उनका कैपिटल दिया होता है ना उसको लिखते हैं। क्लियर है। अभी एडमिशन नहीं पढ़ना है तो जेड के कॉलम को हटा दो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर उन्होंने कैपिटल लगाया तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर और बाद में एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो यहाँ आ जाएगा, वर्क्स। उसके बाद अगर उन्होंने कोई विड्रॉल करा है, कोई ड्राइंग करी तो यहाँ आ जाएगा। अल्टीमेटली कैपिटल यहाँ, एडिशनल कैपिटल यहाँ और ड्राइंग यहाँ। और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड को टोटल कर देना है। एक्स के डेबिट को एक्स से, क्रेडिट को एक्स के डेबिट से, और वाई के क्रेडिट को वाई के डेबिट से। क्लियर है। आपका फिक्स कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और यहाँ पे आपको ड्राइंग लिखनी है। अब बात आती है आपके पार्टनर्स करेंट अकाउंट की। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम सारे अदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट जो है मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स उठाए तो कुछ चीजें इसमें हैं जो नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन बेसिक क्या क्या आएगा हम सबको पता है। अगर बुक में पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो यहाँ, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है तो यहाँ, उसके बाद जो जो उधर प्रॉफिट होता था ना, जैसे रिवैल्यूएशन हुआ है लेके जाएगा। अल्टीमेटली समझ लो इस तरफ आते हैं जो अमाउंट वो लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, और ये अमाउंट जो दे के
जाएंगे। अब लेके क्या क्या जाते हैं भाई, अगर उनका क्रेडिट बैलेंस है तो लेके जाएंगे, अगर उनका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो लेके जाएंगे, अगर उनका कोई भी तरीका रिजर्व, चाहे WCR हो, चाहे IFR हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, तो वो वाला पैसा भी वो लेके जाएंगे। अब देके क्या जाएंगे, रिवैल्यूएशन में अगर लॉस हुआ तो देके जाएंगे, अगर अदरवाइज अदर देन रिवैल्यूएशन अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या वही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ऐसा कोई भी लॉस है तो वो देके जाएंगे, जैसे यहाँ पे तो ऑफ कोर्स लिखा ही हुआ है वो, ठीक है। तो ये सारे अमाउंट है जो वो देके जाएंगे। क्लियर है, पार्टनर्स कैपिटल में बस यही है, जो जो पार्टनर लेके जाएगा अपना प्रॉफिट, अपना रिजर्व यहाँ, और जो जो पार्टनर देके जाएगा वो सारी चीजें यहाँ। अब यहाँ से नेक्स्ट जब अपन बढ़ेंगे ना, सो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, ठीक है, ए और बी, उनका जो ओल्ड रेशियो है वो था 1:1 का। क्लियर है। अब नाउ दे डिसाइडेड कि भाई कुछ रीजन से कि मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ, तो आई वांट क्या मेरा रेशियो, हम लोग का रेशियो 3:2 हो। लेकिन उनका रेशियो तो चेंज हो गया, लेकिन क्या उनके पार्टनर्स कैपिटल अभी भी वो जितने दिए थे, मान लेते हैं पहले इसने दिया था 60 और इसने दिया था 55, ऑलमोस्ट सेम है, तो उनका 1:1 उनको चल रहा था। बट अब इसका रेशियो सीधा 3 हो गया और इसका रेशियो सीधा 2 हो गया, तो क्या अभी भी 55,000 अपने इन्वेस्टर रखना चाहेगा? नहीं। नाउ बी वांट कि भाई अगर तू ज्यादा हिस्सा ले रहा है तो तू ज्यादा कैपिटल देगा। इसका बहुत ही ईजी है, मतलब आपको देखने से लग रहा होगा कि मैम ये बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि बहुत ईजी है। सबसे पहले स्टेप 1 आपको क्या करना है, स्टेप 1 है एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना। एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी उनका कैपिटल रहा होगा XYZ, जो भी उनका कैपिटल रहा होगा उसमें जो जो रिजर्व्स है, प्रॉफिट है और गुडविल है वो सब लेके जाएंगे, उन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। और जो जो लॉस है, गुडविल देना है या ड्रॉइंग है, उन सबको क्या कर दो, माइनस कर दो। पहले वाले को प्लस कर दो, दूसरे वाले को माइनस कर दो, आपके पास इजीली एडजस्टमेंट कैपिटल निकल जाएगा। क्लियर है। आपने एक बार एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया, स्टेप 2 तो और इजी है। स्टेप 2 तो सिंपल सा बोलता है, स्टेप 2 कहता है कि हमको क्या निकालना है, अब जो भी उनका ये तीनों का कैपिटल आया होगा ना, जो भी उनका कैपिटल आया होगा उसका टोटल कैलकुलेट करो, उसका टोटल कैलकुलेट करो। तो जो भी आएगा सब प्लस माइनस करने के बाद, मान लेते हैं 3 लाख और 2 लाख आया, तो टोटल कैलकुलेट क्या कर देना, 5 लाख। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में उनके न्यू PSR पे उनके एडजस्टेड कैपिटल को बांटना है। उनके न्यू PSR में उनके न्यू एडजस्टेड कैपिटल जो आया उनका, उस पर आपको क्या कर देना है, बांट देना है। और आप ध्यान से सुनना, जब आप कंपेयर करोगे, देखो वापस एक बार सुनो, सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करो। एक बार एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट हो गया, उसके बाद आप उस कैपिटल का टोटल निकालो। एक बार आपने टोटल निकाल लिया तो उसको न्यू कैपिटल को उनके न्यू PSR में, जो भी उनका न्यू कैपिटल है उसको न्यू PSR में बांटो। एक बार आपने बांट दिया तो अब कंपेयर करो। मान लेते हैं A है और B है। पहले A को मिलता था 3 लाख, कितना मिलता था, 3 लाख, और B का कितना इन्वेस्टेड था, 2 लाख। लेकिन अब A का हो गया 4 लाख और B का हो गया 1 लाख। कंपेयर करने से समझ आ रहा है, पहले A का 3 लाख था, अब 4 लाख हो गया, मतलब 1 लाख रुपए और A लाएगा। पहले उसने सिर्फ 3 लाख लाया था, बट अब अकॉर्डिंग टू द न्यू एडजस्टमेंट हमें पता चला कि उसको कितना लाना है, 4 लाख लाना है। कितना लाना है, 4 लाख लाना है। और B पहले लाया था कितना, 2 लाख, लेकिन अब उसको लाना कितना है, 1 लाख। बस अब जब हमको पता चल गया एडजस्टेड कितना है, देखो इफ ओल्ड कैपिटल इज लेस और न्यू कैपिटल, तो डेफिसिट बोलते हैं, मतलब अगर आपका पुराना कैपिटल कम है और आपका न्यू कैपिटल ज्यादा है। और वैसे अगर आपका ओल्ड कैपिटल ज्यादा है अपने न्यू कैपिटल से, तो क्या होता है, वो एक्सेस। अच्छे से देख लो, बहुत इजी लैंग्वेज लिखा है, ओल्ड कैपिटल इज लेस देन न्यू कैपिटल डेफिसिट एंड ओल्ड कैपिटल इज मोर देन न्यू कैपिटल इज एक्सेस। अब आपको क्या करना है, अगर आपका पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब अगर एक्सेस है तो आप विड्रॉ करोगे, और अगर डेफिसिट है तो आप उसको, डेफिसिट अगर वो होगा तो आप उसको और कैश लाओगे। सिंपल, डन है। ओके चलो, थैंक यू।